गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार के मंत्री जो 1946 और पोर्टफोलियो है, हमें इनके बारे में सही सुमेलित करना है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जन जीवन राम श्रम, सेकंड वाला है लियाकत अली खान शिक्षा, थर्ड वाला है डॉक्टर जॉन मथाई वित्त। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही सुमेलित है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ए। केवल इसमें हमारा जो एक युग में जो हमारा सही है वो कौन सा है? फर्स्ट वाला। जो हमारा जन जीवन राम है वो क्या है? श्रम पोर्टफोलियो से है। और जो हमारा सेकंड है लियाकत अली खान, तो वो कहा के वित्त पोर्टफोलियो के। और जो हमारे डॉक्टर जॉन मिथाई जो है मथाई, वो काय के लिए है? तो वो है उद्योग और आपूर्ति। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा केवल एक, फर्स्ट वाला सही है इसमें। अंतरिम सरकार के 14 मंत्री 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंधों के उपाध्यक्ष, वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा और सी राजगोपालाचारी शिक्षा के लिए, CH भाभा निर्माण खान और बिजली, राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य, जगजीवन राम श्रम के लिए, तो फर्स्ट सही सुमेलित है। आसफ अली रेलवे, लियाकत अली खान मुस्लिम लिंग और वित्त, इसलिए जो सेकंड वाला है वो सही सुमेलित नहीं है। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति के लिए, तो थर्ड वाला भी सही सुमेलित नहीं है। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर जो है मुस्लिम लिंग, वो वाणिज्य के लिए है। अब्दुर रब निस्तार मुस्लिम लिंग संचार के लिए। गजनफर अली खान मुस्लिम लिंग स्वास्थ्य के लिए। जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लिंग है, ये भी काय के लिए? कानून के लिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1917 में आगा खान ने की थी। सेकंड वाला है मुसलमानों के लिए अलग मातृभूमि का विचार सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था। थर्ड वाला है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ए। केवल इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है, लेकिन जो हमारा इसमें जो हमारा एक थर्ड वाला है वो सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और वो सेकेंड है वो क्या इसमें वो रॉन्ग है। जो हमारा फर्स्ट वाला अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना तो कब हुई थी? 1906 में। और हमारा सेकेंड वाला है मुसलमानों के लिए अलग मातृभूमि का विचार सबसे पहले किसको आया था? तो ये किसको आया था? मोहम्मद इकबाल को। इसलिए जो हमारा ये है फर्स्ट सेकंड दोनों ही रॉन्ग है, इसमें केवल थर्ड वाला सही है। इसका आंसर होगा ए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और नवाब वकार उल मुल्क ने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का प्रचार करने तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए की थी। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। 1928 में जिन्ना ने अपने 14 सूत्री प्रस्ताव में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों और सरकारी सेवाओं एवं शासी निकायों में आरक्षण की मांग प्रमुखता से उठाया। 30 दिसंबर 1930 को मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि का विचार पहली बार वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही नहीं है। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था। 16 अगस्त 1946 को मनाया गया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पाकिस्तान के निर्माण की मांग के लिए मुस्लिम लीग द्वारा घोषित विरोध का दिन था। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। देसाई लियाकत समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से कथन सही है। हमारा फर्स्ट वाला है इसमें केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और लीग द्वारा समान संख्या में व्यक्तियों को मनोनीत करने का प्रस्ताव था। सेकेंड वाला है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने देसाई लियाकत प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो जो हमारा इसका आंसर होगा क्या होगा? ए।
इसमें केवल हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने देसाई लियाकत के प्रस्ताव को जो क्या था, समझौता नहीं किया था इस पर, तो इसलिए जो हमारा ये सेकंड वाला रॉन्ग है, सिर्फ फर्स्ट सही है। इसका आंसर ए होगा। देसाई लियाकत समझौता जो कब हुआ था, 1945 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे भोला भाई देसाई और मुस्लिम लीग के जो प्रमुख नेता थे लियाकत अली खान के बीच एक राजनीतिक समझौता था। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम महत्वपूर्ण कालखंड में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ते मतभेदों को सुलझाने का एक प्रयास था। दोनों ने केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें निम्नलिखित शामिल थे। कौन कौन से? केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और लीग द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या बराबर होती है। अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें आरक्षित है। कांग्रेस और लीग के बीच इन मुद्दों पर कोई समझौता नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस और लीग के बीच एक तरह की समानता तय होने की दूरगामी परिणाम हुए। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है, केवल फर्स्ट सही होगा इसमें। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सांप्रदायिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद यह धारणा रखता है कि एक ही धार्मिक समुदाय के सदस्य यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष मामलों में भी समान हितों और उद्देश्यों को साझा करते हैं। सेकेंड वाला उदारवादी सांप्रदायिकता इस विचार पर आधारित है कि दो धार्मिक समुदायों के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अलग अलग धर्मनिरपेक्ष हित हो सकते हैं। थर्ड वाला है चरम सांप्रदायिकता का तर्क है कि दो समुदायों का सह-अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि एक समुदाय के हित अनिवार्य रूप से दूसरे समुदाय के हितों के विरोध में होते हैं। इसलिए हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? सी। इसमें हमारे तीनों ही सही हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है, पहले इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। भारतीय सांप्रदायिक विशिष्ट विशेषताएं। सांप्रदायिक या अधिक सटीक रूप से सांप्रदायवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यापक समाज की अपेक्षा व्यक्ति के जातीय धार्मिक समूह को प्राथमिकता देती है। भारत में इसका विकास 3 प्रमुख चरणों में हुआ है। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद यह धारणा कि किसी विशेष धार्मिक समुदाय से संबंधित होने के कारण किसी समूह या वर्ग के धर्मनिरपेक्ष हित समान होते हैं, अर्थात वे सभी मामले में जिनका धर्म सीधा संबंध नहीं है समान रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए फर्स्ट वाला सही है। उदारवादी सांप्रदायिकता यह धारणा कि चूंकि दो धर्म समुदाय अलग अलग धर्म हित होते हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र भी उनके अलग अलग हितों के लिए होता है, यानी आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में। इसलिए सेकंड वाला है वो भी सही है। चरम सांप्रदायिकता यह धारणा कि न केवल विभिन्न धार्मिक समुदाय के लिए अलग अलग हित है, बल्कि यह हित असंगत भी है, यानी दो समुदाय एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि एक समुदाय के हित दूसरे समुदाय के हितों से टकराते हैं। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर में से बताना है कौन सा कथन गलत है। तो हमारा फर्स्ट दे रखा है इसमें, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. रॉय द्वारा रखा गया था। सेकेंड वाला है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत किया गया था। थर्ड वाला है, सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। और जो हमारा लास्ट वाला है, सिंह को संविधान सभा के प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया है। हमें इसमें से बताना है कौन सा गलत है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? डी। इसमें जो हमारा डी वाला है वो सही नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के बारे में, जो वर्ष 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत M.N. रॉय द्वारा सामने रखा गया था। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 19 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान राज्य की मांग पर अड़ गए थे। इस प्रकार केवल 211 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। इसी तरह S.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी दोनों को विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। दूसरे शब्दों में विधानसभा के 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा ने हाथी को अपना प्रतीक मोहर बनाया था। इसलिए जो हमारा डी वाला है वो सही नहीं है। इसमें डी वाला हमारा आंसर होगा। सर B.N. रॉय
को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। MS मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है भारतीय संविधान के सुलेखक थे। मूल संविधान को उन्होंने प्रभावपूर्ण इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। निम्नलिखित सैन्य अभियानों पर विचार कीजिए। हमें इनको क्या करना है, काल अनुक्रमिक क्रम में जमाना है। तो हमें फर्स्ट दे रखा है ऑपरेशन विजय, सेकंड दे रखा है ऑपरेशन पोलो, थर्ड दे रखा है ऑपरेशन मेघदूत। हमें इनको सही कालानुक्रम में जमाना है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, डी। हमारा इसका आंसर जो होगा डी होगा। इसमें हमारा सबसे पहले क्या आएगा, हमारा इसमें ऑपरेशन पोलो। और ये ऑपरेशन पोलो कब, 1948 में। फिर हमारा है सेकंड कौन सा, ऑपरेशन विजय। ये हमारा कब हुआ था, 1961 में। और हमारा थर्ड ऑपरेशन मेघदूत, तो ये कब, 1984 में। तो इसलिए इसका जो हमारा आंसर होगा डी। सैन्य अभियानों में ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में एक सैन्य अभियान था, जब भारतीय सशस्त्र बलों ने हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया था। ऑपरेशन विजय वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीव पुर्तगाली शासन के मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया एक सैन्य अभियान था। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था। इसलिए जो हमारा इसका आंसर होगा डी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। जेनो ट्रांसप्लांटेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट हमें दे रखा है, यह किसी पशु स्रोत से मानव प्राप्तकर्ता में अंगों या उत्तकों का प्रत्यारोपण है। सेकेंड वाला है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन का प्रयास पहली बार 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। इसमें से हमें गलत को बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें हमारे दोनों ही सही है, इसमें हमारा कोई भी गलत नहीं है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन के तहत जीवित कोशिकाओं को उत्तक या गैर मानवीय पशु स्रोत से प्राप्त अंगों, ऐसे उत्तक या अंग जिनका जीवित गैर मानवीय पशु कोशिकाओं, उत्तकों या अंगों से पूर्व संपर्क रहा हो, का मानव शरीर में प्रत्यारोपण करना शामिल है। इसलिए फर्स्ट हमारा सही है। इसे पहली बार 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में मनुष्य पर प्रयोग किया गया था। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य मानव के लिए अंग दान करने वालों की संख्या में कमी को दूर करना है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 90,000 लोगों को किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता है और प्रतिवर्ष 3,000 से अधिक लोगों की इसके कारण मृत्यु हो जाती है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन में पशु का अंग का चयन करके, जैसे सुअर की किडनी, मानव शरीर हेतु इसे अनुकूलित करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है। इस प्रक्रिया में सुअर के कुछ जीनों को पृथक करने के लिए, जिनसे ऐसी एंटीबॉडी के साथ संक्रमण का उत्पादन होता है जिसके प्रति मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया करती है, जैसी जीन संपादन प्रौद्योगिकियों का उपयोग होता है, तथा मानव शरीर के अनुसार अंग की अनुकूलता में सुधार हेतु इसमें मानव जीन को भी जोड़ा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की एक पहल नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हार्ट अटैक रिवाइंड। सेकेंड वाला दे रखा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI। थर्ड जो हमें दे रखा है इट राइट इंडिया मूवमेंट। डी वाला जो हमारा है गुड फूड गुड फार्मिंग GFGF मूवमेंट। हमें इसमें से बताना है कौन सा जो है इसमें इसकी पहल नहीं है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, डी। गुड फूड गुड फार्मिंग मूवमेंट जो है इसकी पहल नहीं है। हार्ट अटैक रिवाइंड यह FSSAI का पहला जन मीडिया अभियान था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI जो है ने खाद्य सुरक्षा के 5 महत्वपूर्ण मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए एक राज्य खाद्य सुरक्षा का सूचकांक SFSI विकसित किया है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट यह भारत सरकार का और FSI की पहल है। गुड
फूड गुड फार्मिंग अभियान को वर्ष 2012 में यूरोप में कृषि और ग्रामीण सम्मेलन के तहत नागरिकों को अच्छे भोजन तथा अच्छी कृषि की मांग करने हेतु प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया था। इसलिए जो इसका आंसर होगा डी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सेकंड वाला, आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो वैधानिक अधिकारियों को राय देता है। थर्ड वाला, आयोग में एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारे 2 सही है, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है वो रॉन्ग है। आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, लेकिन जो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो करती है वो कौन करता है, केंद्र सरकार, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमारा थर्ड वाला है जो रॉन्ग है ना। इसकी जो नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। इसका आंसर बी होगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है सही है। यह आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो वैधानिक अधिकारों को सलाह देने के साथ या अन्य मामलों को भी देखता है। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक होते हैं। इसलिए जो सेकेंड है वो भी सही है। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो सही नहीं है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। फर्स्ट हमें दे रखा है, GI खाद्य पदार्थों के सुपाच्य कार्बोहाइड्रेट के रक्त शर्करा पर प्रभाव का एक माप है। सेकंड वाला है, जो कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान तेजी से टूट जाते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ए। इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। जो कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान तेजी से टूट जाते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम नहीं क्या होता है, अधिक होता है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा हमारा ए होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI खाद्य पदार्थों के सुपाच्य कार्बोहाइड्रेट के रक्त शर्करा का प्रभाव एक माप है। इसलिए जो फर्स्ट सही है। तुलना के लिए ग्लूकोज का GI 100 निर्धारित किया गया है तथा अन्य खाद्य पदार्थों का GI इसके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान तेजी से टूटते हैं उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। ये उच्च GI कार्बोहाइड्रेट जैसे पके हुए आलू अपने ग्लूकोज को तेजी से रक्त में छोड़ते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आज का जो हमारा सेशन है वो आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।